नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। भारत मित्र देख रहे हैं आप, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। और कल जो है, यूं कहें, कल दिन कौन सा होगा? कल गुरुवार गुरुवार होगा। गुरुवार ही है ना कल? हाँ, चलिए, तो गुरुवार का दिन जो है वो बीजेपी के लिए उम्मीद करते हैं कि शुभ होगा। इसलिए क्योंकि कहते हैं कि पीला पहनने से गुरुवार को मनवांछित चलिए मनवांछित फल मिलता है। असल में गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक है। खबर यह है कि अभी बुधवार को रघुवर दास जमशेदपुर से रांची पहुंच चुके हैं और कल एक महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में रघुवर दास, चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी संभव है सबको हिस्सा लेना, जितना जो कोर कमेटी के मेंबर है। सूचना तो ये भी है कि अर्जुन मुंडा, अमर बावरी, ये लोग भी उसमें हिस्सा लेंगे। एक और खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 2 हफ्ते के अंदर आपको नेता प्रतिपक्ष जो है वो घोषित करना है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि खरमास का इंतजार हो रहा है, खरमास के बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आरती बैठी हुई है, देवेंद्र जी बैठे हुए हैं। एक सवाल है, मतलब रघुवर दास की अब भूमिका क्या देखी जा रही है? देवेंद्र जी, आप तो बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से भी आपकी बात होती है, नेताओं मंत्रियों से भी बात होती है। रघुवर दास को किस भूमिका में देखा जा रहा है? अभी अगले प्रदेश अध्यक्ष के तर्ज पे देखा जा रहा है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से देखा जा रहा है? चूंकि रघुवर दास झारखंड के कौन से समीकरण में फिट बैठ रहे हैं मेरा समझ में ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, वो एसटी समुदाय से आते हैं, ना वो एससी समुदाय से आते हैं। सांगठनिक क्षमता उनके अंदर हो सकती है क्योंकि पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क कि मतलब राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के, और कहीं कहीं अभी खबर जो आ रही है कि रघुवर दास जो है उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया राज्यपाल पद से कि सक्रिय राजनीति में वापसी होगी, लेकिन वो लग ऐसा कुछ नहीं रहा। क्या भूमिका रहेगी? इसके पहले कि हम लोग रघुवर दास की भूमिका क्या हो, हम कोर्ट का जो दिशा निर्देश क्यों आया इसको थोड़ा समझ लें। वर्ष 2014 में झारखंड में अंतिम बार सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई थी और सूचना आयुक्त थे बैद्यनाथ मिश्र, पत्रकार बैद्यनाथ मिश्र। उसके बाद 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन सीएम बने। बाबूलाल मरांडी जो उस वक्त झारखंड विकास मोर्चा के साथ थे, उन्होंने इसी बीच भाजपा की सवारी कर ली। लेकिन हुआ क्या कि बाबूलाल के 2 विधायक बंधु तिर्की, दोनों ने कांग्रेस के साथ जाना स्वीकार किया। इसी बीच भाजपा की ओर से उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त कर दिया गया। लेकिन चूंकि यह मामला विधानसभा के न्यायाधिकरण में चला गया, इसके कारण इनकी जो मान्यता थी एक लीडर प्रतिपक्ष के, उसमें मान्यता नहीं मिली। और जब मान्यता ही नहीं मिली तो फिर सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। बाद के दिनों में अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन जब तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अमर बावरी आते, ठीक उस वक्त तक चुनाव की डुगडुगी बच चुकी थी। और जब चुनाव की डुगडुगी बच गई तो सूचना आयुक्त का जो पद था ठंडा अवस्था में रखा। अब 2024 में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, इसमें 25 सीटों वाली भाजपा 21 सीट पर चली गई। जो नेता प्रतिपक्ष थे उस जमाने में अमर बावरी, वे खुद ही चंदन क्यारी में 3रे स्थान पर सिमट गए। फिलहाल चुनाव के करीबन 2 माह, लगभग 2 माह होने वाले हैं, झारखंड में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और इसी बीच किसी ने एक याचिका दायर की, मामला कोर्ट में गया, सूचना आयुक्त के नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई। जब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई, याचिका दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार को तलब किया। और झारखंड सरकार के जो महाधिवक्ता हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार की मंशा तो बिल्कुल ठीक है, सरकार तो चाहती है सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो जाए। यह तो भाजपा है जो अपना लीडर, जो विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन पा रही है, तो इसका जिम्मेवार तो सीधे सीधे भाजपा है। कुछ लोगों का आकलन है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले भी भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग थे। लेकिन मामला इतना उल्टा पड़ जाएगा
ये बीजेपी ये बीजेपी ने आशा नहीं की थी। आपने कहा कि पीला वस्त्र गुरुवार के दिन भाजपा के लिए शुभदायी होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरु और काल की जो दशा है वो नहीं बदल रही वो भाजपा के लिए बदल नहीं रही है। अब आते हैं कि रघुवर दास की भूमिका पर। तो रघुवर दास की भूमिका के बारे में तभी कोई स्पेस बनता दिखता है जबकि बाबूलाल और चंपाई सोरेन की भूमिका क्या होगी इसका आकलन कर ले। नेता प्रतिपक्ष जो अमर बावरी थे चुनाव मैदान से बाहर हो चुके हैं, तो अमर बावरी का स्थान कौन लेगा? दो ही चेहरे हो सकते हैं, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन, सही बात है। है ना? तो या तीसरा कोई ऐसा जो मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की जाए। नहीं, जिसकी उम्मीद की जा सके लीडर ऑफ अपोजिशन तो वही बनेगा जो विधानसभा का सदस्य रहे। विधायक रघुवर दास विधानसभा के सदस्य नहीं है, तो इस हालत में तो दो ही चेहरे बचते हैं। तो यदि चंपाई सोरेन वहां जाते हैं तो फिर बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? क्या बाबूलाल मरांडी राजनीति के वनवास पे जाएंगे और रघुवर दास की वापसी होगी? पहला सवाल। और यदि चंपाई सोरेन को वनवास दिया जाता है और बाबूलाल को भेज दिया जाता है या बनाया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो चाचा तो चश्मा पहन के तैयार बैठे हैं। बहुत गजब की बात है। अब एक आरती, एक खबर जो हमने सुनी, एक समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष। तो इस समीकरण को अगर देखा जाए तो क्या इससे कोई बेनिफिट होता दिखता है बीजेपी को? देखिए, अगर आप पिछले विधानसभा का आप गणित देख लीजिए, पिछले विधानसभा में तकरीबन पूरे साल निकल गए, 4-4.5 साल निकल गए थे, एक नेता प्रतिपक्ष मिल नहीं पा रहा था। बाबूलाल पे खूब विवाद हुआ और जैसा कि देवेंद्र सर कह भी रहे थे कि तब हुआ कोई नेता प्रतिपक्ष जब चुनाव का वक्त नजदीक आ गया, डुगडुगी बजी। लेकिन अब फिर से वही हालात शुरू से सामने आ रहे हैं। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के, अगर ये बात में थोड़ी भी सच्चाई है कि बीजेपी ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो बीजेपी ने, हाँ, तो बीजेपी वो सेल्फ गोल कर गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गोल उसके कालिदास बन गई। बिल्कुल, जिस डाली पर बैठा उसी को काट डाला उन्होंने। लेकिन अब सवाल ये है कि रघुवर दास अगर आ रहे हैं, अगर रघुवर दास पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उनकी भूमिका कैसे तय होगी? कैसे पे ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि देवेंद्र सर भी यही कह रहे हैं कि अगर बाबूलाल मरांडी और चंपाई को अगर आप बैकग्राउंड में रख देते हैं तो फिर आपके पास उन 21 में से कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसे आप सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष साबित करेंगे? उसके अलावा कौन ऐसा चेहरा होगा जो पूरे संगठन को लीड करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में तैयार बैठा है? अगर कोई है, अगर मान लीजिए ढूंढ के निकाल, जैसे कि बीजेपी की ये परिपाटी रही है, उसके लिए नाम ढूंढना और किसी को तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतिहास है बीजेपी का, जिसको लाकर खड़ा कर देता है वही मोदी बन जाता है। लेकिन अगर रघुवर दास की एंट्री हो जाती है तो फिर कौन तय करेगा कि चंपाई की भूमिका क्या होने वाली है? जैसा कि कह रहे हैं कि वो चश्मा पहन के तैयार बैठे हैं। अगर चश्मा बनवाने वो वापस दिल्ली चले गए तो फिर एक नई सियासत शुरू हो जाएगी झारखंड की राजनीति में, जो सुगबुगाहट पहले से चल रही है कि क्या जेएमएम से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो ये एक अलग होगा। दूसरी बात, तो बाबूलाल के लिए फिर क्या बचेगा? बाबूलाल का क्या राजनीतिक अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि वो खुद पहले भी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। ये अलग बात है कि इनकार कर दिया गया है। लेकिन अब जब नए नेतृत्व की तलाश हो रही है, रघुवर दास की एंट्री की भी बात हो रही है, तो फिर वो अपना राजनीतिक अस्तित्व कैसे बचाएंगे अगर उनको कुछ नहीं मिलता है? तो मैं देवेंद्र जी के पास आ रहा हूं। देवेंद्र जी, लेकिन एक चीज है जो मुझे दिख रही है, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। दीपक प्रकाश, उससे पहले रघुवर दास, उससे पहले रविंद्र राय, अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय। तो मतलब एक जनरल समुदाय से आने वाले शख्स पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के दांव खेला जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, इस राज्य में बीजेपी की मजबूरी है चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, दोनों संथाली आदिवासी समुदाय से आते हैं, और इन दो चेहरों के अलावा बीजेपी के पास कोई तीसरा संथाली आदिवासी चेहरा दिख नहीं रहा है। पहली चीज तो मजबूरी है। चंपाई सोरेन अगर पलट भी जाता है बाबूलाल मरांडी तो कहीं नहीं पलटेंगे। जो कहा जा रहा है कि बाबूलाल का राजनीतिक वनवास हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसलिए क्योंकि बाबूलाल के अलावा आपके पास कोई दूसरा वैसा शख्स ही नहीं है। चेहरा ही नहीं। भाई आपके पास दो आदिवासी चेहरे हैं जो विधानसभा पहुंच के जीते,
विधानसभा में जो जीते हुए चेहरे बाबूलाल है, दूसरे चंपाई सोरेन है। चंपाई सोरेन के ऊपर आप दांव खेलेंगे तो बीजेपी, अब सीपी सिंह को आप बोलेंगे कि वो चंपाई सोरेन को अपना नेता मान ले, मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। आप बोलिएगा कि भाई बाकी जो विधायक हैं वो, अब सत्येंद्र नाथ तिवारी को बोलिएगा कि वो चंपाई सोरेन को अपना नेता मान ले, उन लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये लोग पुराने नेता सब है। तो ऐसी स्थिति में ले देके सारा कुछ आ जाता है बाबूलाल मरांडी के पास में। बाबूलाल मरांडी मजबूरी है बीजेपी की। मेरी बात से सहमत है? आपकी बात से सहमत है, और इसके एक आयाम और है। रघुवर दास भाजपा में एक बड़ा चेहरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर इस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए कि रघुवर दास वैश्य जाति से आते हैं, और वैश्य जाति भाजपा का परंपरागत वोटर है। वो वोटर भाजपा का इसलिए नहीं है कि रघुवर दास है, जनसंघ के जमाने से भाजपा का वोटर है। अगड़ी जातियां में भाजपा का परंपरागत वोटर है। तो क्या रघुवर दास के आने से भाजपा के वोट बैंक में कोई एडिशनल बैंक बन रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं। बाबूलाल मरांडी अपनी तमाम असफलताओं के बाद भी कुछ गुंजाइश बनाते हुए दिखते हैं, पर रघुवर दास उस स्थिति से बाहर जाकर के कुछ वोट बैंक ऐड करता हुआ नहीं दिखते। यह तो एक सवाल है। मतलब यहाँ मैं टोक रही हूँ, मतलब आपके कहने का मतलब हम इस तरह से समझ ले देवेंद्र सर कि रघुवर दास आए या ना आए, जो बीजेपी के पास अभी है उसको ना नफा होना है ना नुकसान होना। वो भाजपा को लाभ तब होगा जब भाजपा किसी ऐसे चेहरे को लाए जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं है, आदिवासी समुदाय, यहाँ का महतो वोट बैंक। और क्या भाजपा के पास वह वैसा कोई चेहरा है मौजूदा हालात में? मुझे यह भी नजर नहीं आता। दूसरी बात आपने बताया रघुवर दास की भूमिका के बारे में, और खासकर आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी भी इस्तीफा दे चुके हैं, रघुवर दास भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो दोनों के बीच मुझे एक बात समानता नजर आती है। जिस तरह बाबूलाल मरांडी जी ने अपना इस्तीफा दिया है, कुछ मीडिया सूत्रों का मानना है कि रघुवर दास भी लोकसभा चुनाव के पहले ही इस्तीफा अपना सौंप चुके थे। वो इस्तीफा पार्टी आला कमान के पास पेंडिंग, हाँ विधानसभा चुनाव के पहले सौंप चुके थे। वो पार्टी आला कमान ने एकदम सही टाइम पर इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब कि रघुवर दास इस्तीफा देकर अपनी मर्जी से नहीं आए, जिस समय इस्तीफा दिए थे उसमें स्वीकार नहीं किया गया, और अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब इसका दूसरा पहलू समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी गुंजाइश बनती भी क्यों दिख रही है। रघुवर दास यहाँ आए, फूल माले के साथ स्वागत हुआ। पहले कहा गया कि आज ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, बाद में कहा गया कि दूसरे दिन करेंगे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो मैं वर्किंग गवर्नर हूँ, नहीं कर सकूँ, इस तरह हो। पर जब वो जमशेदपुर गए तब उन्होंने क्या किया, जमशेदपुर में जो अवैध बस्तियां बसी हुई है उसके मालिकाना हक की बात कर दी, और कहा कि इस मालिकाना हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आप तो 1995 से इन अवैध बस्तियों का मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सरजू राय भी लड़ रहे थे, आपकी पूरी पॉलिटिक्स भी इसी पर थी। इसका मतलब आप समझ रहे थे कि हमारे लिए कहीं न कहीं दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं, और हमें फिर से अपनी जमीन पर खड़ा होकर के एक नई लड़ाई शुरू करनी है। क्या ऐसा भी था क्या? और यहाँ पे आप उनका एक बयान और भी आप देखिए कि वो जब लौटे मालिकाना हक की वो बस्ती वाले मामले के बयान के बाद उन्होंने ये कहा साफ तौर पे, जब उनसे पूछा गया कि भाजपा की ये हालत क्यों हुई, क्योंकि 2019 में वो खुद अपनी सीट गंवा चुके थे, उस वक्त हार की जिम्मेवारी लेने की बात आई तो उन्होंने बहुत गोलमोल सा जवाब दिया था। लेकिन इस बार जब बात आई बताने की कि भाजपा का ये प्रदर्शन क्यों रहा, तो उन्होंने ये कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी बीजेपी, इसलिए हार गई बीजेपी। तो अब सीधे सीधे प्रदेश की राजनीति में घुसना, प्रदेश के नेताओं के लिए बोलना कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया, ये बताता है कि अब उनका दखल शुरू हो चुका है, और वो चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वो चाहते हैं कि उन्हें वापस प्रदेश स्तर की राजनीति में वो मुकाम मिले, वो जगह मिले। मुकाम तो छोड़िए, अभी वो जगह मिल पाए कि वो सेंध लगा सके, लेकिन पार्टी को इससे ज्यादा नफा नुकसान नहीं होगा, ये तो तय है। चलिए, तो कुल मिला करके देखिए, अब गुरुवार की बैठक में बीजेपी भी के जो कार्यकर्ता वो पीला कपड़ा पहन के आते हैं ताकि गुरु जो राशि है, वो गुरु राशि का जो फल है वो मिल सके। हमारे देवेंद्र जी आज बुधवार को पीला पहन चुके हैं, तो इसका इंतजार रहेगा। लेकिन एक सवाल जो है वो अभी भी रह जाता है कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने थिंक टैंक में चल क्या रहा है। इसलिए
क्योंकि रघुवर दास की वापसी का किसी भी राजनीतिक जानकार से आप पूछें तो उनका झारखंड की राजनीति में अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है कि भाई वो लाएंगे आएंगे तो इस समीकरण को साध लेंगे। रघुवर दास की जगह अगर किसी दूसरे एसटी बड़े चेहरे पर दांव खेला जाता या किसी ओबीसी महतो चेहरे पर दांव खेला जाता तो बात समझ में आती कि भाई जो 25% आबादी है महतो आबादी, उसको बीजेपी ने इग्नोर किया, खामियाजा उठाना पड़ा। या जो एसटी आबादी है 25%, उसको बीजेपी को एक चेहरा देने की जरूरत है, चूंकि बाकी सारे चेहरे फेल हो गए, कोई नया चेहरा लेकर के आइए जो जयराम की तरह डायलॉगबाजी करे, एकदम तोड़ फोड़ वाली राजनीति करे। लेकिन रघुवर दास को लाना थोड़ा सा समझ से परे। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि भाई बीजेपी में जो कोर कमेटी में बैठते हैं उनके भी बाल पके हुए हैं, ऐसे ही बाल थोड़ी पके हैं। कई ऐसे लोग हैं, हमने जितना आटा खाया उससे ज्यादा नमक खा के वहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इंतजार कीजिए, राजनीति है, कोई भी करवट बैठ सकती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आरती, भारती और देवेंद्र को नमस्कार, जोहार।